हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 23 नवंबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज हैं डीएलएफ, जिन्होंने कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके 1,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं। और आईईएक्स यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि 16 महीने की सस्पेंशन के बाद रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग अपने प्लेटफॉर्म पे कर पाएंगे। तो ये दोनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे इन कंपनीज के शेयर हमें लेने चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई डीएलएफ कंपनी का बिजनेस क्या है, तो ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को डेवलप करते हैं और उसको बेचते हैं। उसके अलावा कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे कि ऑफिसेज वगैरह को ये डेवलप करते हैं और उसको लीज पे चढ़ाते हैं। और सिमिलरली ये रिटेल प्रॉपर्टी जैसे कि मॉल वगैरह को भी डेवलप करते हैं और लीज पे चढ़ाते हैं। और इसके अलावा इनका फैसिलिटी मैनेजमेंट का भी बिजनेस है। डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर के नाम से इनकी एक लीजिंग आर्म है, यानी कि जो रेंटल बिजनेसेस का जो काम होता है वो डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर करता है, जो कि डीएलएफ और सिंगापुर की सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। इसमें डीएलएफ का 67% स्टेक है और बाकी का 33% जीआईसी के पास है। और इनका मेन काम है कि जो भी कमर्शियल स्पेस है या आईटीईएस एसईजेड आईटी पार्क्स वगैरह हैं, उनको ये लीज आउट करते हैं। और अगर इनके बारे में और बात की जाए तो इनके 150 से ज्यादा ये रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट डेवलप कर चुके हैं। 36 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास इनका ऑपरेशनल रेंटल पोर्टफोलियो है। तो अब अगर बात की जाए डीएलएफ में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो इनकी रेंटल आर्म है डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड, उन्होंने 1,000 करोड़ रुपया रेस किया है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके। और इसकी जो कूपन रेट होगी 6.7% एनुअली फिक्स्ड रेट होगा। और इसकी जो मेच्योरिटी डेट होगी वो सितंबर 2024 होगी। और ये पैसा प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू रेस किया गया है, यानी कि इसमें सेलेक्टेड लोगों को ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए गए हैं और आम पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं किया गया है। और अगर रेटिंग की बात की जाए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर की, तो क्रिसल ने उनको डबल ए और स्टेबल रेटिंग दी है। और ये बीएससी के होलसेल डेट मार्केट पे लिस्ट होंगे। और इस पैसे को यूज कहां पे किया जाएगा, तो इस पैसे को डीएलएफ यूज करेगा जो अपना उनका एग्जिस्टिंग कर्जा है उसको पे ऑफ करने में। और इसके साथ ही ये डीएलएफ का इंस्ट्रूमेंट होगा पहला जो कि कैपिटल मार्केट पे लिस्ट होगा और इससे उनका इन्वेस्टर बेस भी बढ़ेगा। इसके अलावा कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं जिनको कि उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लिया हुआ है और अब इंटरेस्ट रेट काफी कम हो गए हैं, तो उनको रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। और उससे कंपनी का टारगेट है कि 300 करोड़ रुपए एनुअली सेव कर पाएंगे, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट काफी बेटर है। और ओवरऑल जो अभी इनका 36 मिलियन स्क्वायर फीट का रेंटल पोर्टफोलियो है, उसको इस साल के एंड तक ये 40 मिलियन स्क्वायर फीट तक बढ़ाना चाहते हैं। और इससे पहले भी इस साल में इन्होंने 2500 करोड़ रेज किए थे लीज रेंटल डिस्काउंटिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू। इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनीज अपनी लीजिंग बिजनेसेस में होते हैं, तो वो अपनी रेंटल रिसीट को कोलेटरल रख के पैसा रेज करते हैं। तो उसके थ्रू इन्होंने अर्लियर दिस ईयर 2500 करोड़ रुपए रेज किए थे। तो अब अगर बात की जाए हमारी सेकंड कंपनी न्यूज यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स के बारे में, तो आईईएक्स करता क्या है, एक पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है जिसको कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रेगुलेट करता है। जैसे कि एमसीएक्स में आप कमोडिटी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड वगैरह, वहां पे आप एनर्जी को भी ट्रेड कर सकते हैं। और शेयर्स ट्रेड करने हैं तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको पावर को ट्रेड करना है, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो अब इसमें न्यूज ये है कि 16 महीने की सस्पेंशन के बाद अब दोबारा से ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग को शुरू कर पाएंगे। और ये जुलाई 2020 में एपीटीईएल यानी कि एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जो है, उन्होंने जो ग्रीन सर्टिफिकेट भी बोला जाता है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट को, इसकी ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया था। और ये किया गया था क्योंकि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने कुछ पिटीशन डाली थी फ्लोर प्राइस की फिक्सिंग को लेकर। तो उसके बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी और सीईआरसी दोनों ने ही गो अहेड दे दिया है कि अब ये आरईसी की ट्रेडिंग दोबारा से शुरू कर सकते हैं। और ये जो आरईसी की जो ट्रेडिंग है वो लास्ट वेंसडे ऑफ द मंथ होती है। तो 24 नवंबर जो कि लास्ट वेंसडे है नवंबर का,
उस दिन से दोबारा से ग्रीन सर्टिफिकेट यानी कि आरईसी की ट्रेडिंग रिज्यूम हो जाएगी आईईएक्स और इवन पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो अब अगर हम क्विकली बात करें कि भाई आरईसी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट होते क्या हैं, तो सिंपली एक मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि सर्टिफाई करते हैं कि जिसके पास भी ये सर्टिफिकेट होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के द्वारा जनरेट की हुई 1 मेगावाट आर की बिजली ओन करता है। तो इसको अगर मैं सिंपली समझाऊं इसकी प्रोसेस को, तो जैसे कि कुछ होम ओनर्स हैं, उन्होंने रूफ टॉप सोलर पैनल लगा रखे हैं और उससे वो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो जितनी भी उनकी यूसेज के बाद बिजली बच जाती है, अनयूज्ड बिजली बच जाती है, उसको बैटरी में बहुत ही डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होता है स्टोर करना। तो उसको क्या किया जाता है, उसको पावर ग्रिड में फीड कर दिया जाता है और इसके बदले में रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाते हैं। मान लो कि आपने 10 मेगावाट की बिजली पावर ग्रिड में फीड करी जो कि आपकी अनयूज थी, तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाएंगे। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब एक बार पावर ग्रिड में बिजली फीड कर दी गई, उसके बाद ये आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि उसमें से कितनी कोल से जनरेट की गई है और कितनी रिन्यूएबल एनर्जी से। तो उसकी अकाउंटिंग के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। तो उसके बाद जब पावर ग्रिड से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या जो उसके कंज्यूमर हैं बिजली के, वो जब खरीदते हैं, तो आप वो नहीं बता सकते कि इतनी मेरी रिन्यूएबल एनर्जी की कंजम्पशन है, इतनी कोल की है। तो वो अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए जो ओनर होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के, उनसे ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट खरीदते हैं। तो इसकी जो ट्रेडिंग है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे की जाती है। तो इसको 16 महीने पहले सस्पेंड कर दिया गया था, अब इसको दोबारा से शुरू कर दिया गया है। तो अब अगर बात की जाए आईईएक्स के शेयर की कि क्या करंट प्राइस पे हमें इसे लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो इन्होंने 3 साल में 395% की और 1 साल में 275% की अनइमेजिनेबल रिटर्न्स दी हैं। और पिछले एक महीने में हालांकि इनका शेयर फ्लैट रहा है ऑलमोस्ट, और पिछले एक वीक में 5% से ज्यादा गिरा है। और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 22 अक्टूबर को एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी और इसका टारगेट प्राइस 910 रुपए दिया था। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 543 आता है और हायर साइड पे 897 और लोअर साइड पे 360। तो जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 769 के आसपास हुई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से बहुत ज्यादा पे अवेलेबल है। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स को देखें, तो 23,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे, 88 से ज्यादा की पी और 42 के आसपास की पी भी बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती, यानी कि इनका वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है, डेट टू इक्विटी यानी कि डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन इनका शेयर बहुत ही महंगा मिल रहा है, तो करंट प्राइस पे मुझे बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं देता है। मुझे लगता है कि अगर इसका शेयर 500 से 550 रुपए के बीच में मिले तो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। लेकिन अदरवाइज जैसे मैंने बोला, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने इनको इक्विटी फ्यूचर्स के लिए अलाउ कर दिया है, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इक्विटी फ्यूचर भी इनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होंगे, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या कंज्यूमर हेज कर पाएंगे अपनी चीजों को। इसके अलावा इन्होंने अभी पीछे बोनस शेयर डिक्लेयर किए थे, जिसकी की रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस हो गई है 6 दिसंबर की। तो ओवरऑल कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही है कि मर्सिडीज है, मर्सिडीज जैसी क्वालिटी है लेकिन 100 करोड़ में मिल रही है। तो हमें राइट प्राइस की वेट करनी चाहिए और तभी बेटर होगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, इन माय पर्सनल ओपिनियन। तो अब अगर हम वापस डीएलएफ पे आएं और ये बात करें कि क्या करंट प्राइस पे इसको हमें लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो एक साल में 120% की रिटर्न, पिछले 3 महीनों में लगभग 30% की रिटर्न इन्होंने दी है। हालांकि पिछले एक महीनों में इन्होंने 3% की नेगेटिव रिटर्न दी है और पिछले एक वीक में तो इनका शेयर 5.5% से भी ज्यादा नीचे गिरा है। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें, तो वो इसका एवरेज प्राइस 420 बताते हैं, हायर साइड पे 481 और लोअर साइड पे 200। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 400 के आसपास हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि अपने एवरेज प्राइस के आसपास ये अभी अवेलेबल है। और अगर हम इनके फंडामेंटल्स और पीयर्स एनालिसिस को देखें, तो 99,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशो इनकी थोड़ी हायर साइड पे लगती है, 60 की पी रेशो थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं है। जैसे कि ओबरॉय रियल्टी और प्रेस्टीज एस्टेट की वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हालांकि कंपनी प्रॉफिटेबल है और रिटर्न ऑन इक्विटी 3% की है। तो और जैसे कि अपने डेट को रीस्ट्रक्चर करके अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को कम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इनके प्रॉफिट में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो कंपनी अच्छी है, सबसे बड़ी लिस्टेड प्लेयर है रियल एस्टेट सेगमेंट में। लेकिन अगर इसको थोड़ी सी करेक्शन पे लिया जाए तो वो बेटर होगा।
हालांकि यहाँ से भी करंट प्राइस से भी लगभग 20% की रिटर्न आपको आने वाले टाइम में दे सकती है, बट मैं कंफर्टेबल होऊंगा अगर इसको थोड़ी सी करेक्शन पे पिक किया जाए। हालांकि हमेशा की तरह वीडियो क्लोज करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप डीएलएफ या आईईएक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।